नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 2020 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है और उनका स्टडी पॉइंट क्या रहा था जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उनका जो स्टडी पॉइंट रहा था वो था ब्लैक होल। यदि मैं ब्लैक होल के बारे में यदि आपसे एक डायलॉग बोलना चाहूँ तो कहा जा सकता है कि यदि भौतिक विज्ञान आज एक बॉलीवुड मूवी होती तो ब्लैक होल के लिए पहला डायलॉग होता कि यहाँ आना तो आसान है लेकिन लौट के आना नामुमकिन है। अर्थात ब्लैक होल का ग्रेविटेशन फोर्स इतना है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना है कि वहाँ प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आ सकता, इसलिए वहाँ हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। और उसका ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होने के कारण प्रकाश को भी वहाँ से वह नहीं आने देता है, जिससे हमें वहाँ ब्लैक दिखाई देता है। और यह ब्लैक होल 2020 के जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके लिए अध्ययन का विषय रहा। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और विशेषकर साइंस के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं 6 अक्टूबर को जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हुई थी उनके बारे में। तो 6 अक्टूबर को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई और इस साल का नोबेल जिन्होंने ब्लैक होल पर काम किया उनके नाम रहा। 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा जिन्होंने एक ऐसी चीज़ को समझाया जो दिखाई नहीं देती, ब्लैक होल। ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले साल का नोबेल भी एस्ट्रोफिजिक्स वालों ने ही लूटा था और इस साल का भी एस्ट्रोफिजिक्स वालों ने ही लूटा है। जिनके मैं नाम बताना चाहूँ तो ब्रिटेन के रोजर पेनरोज हैं, जिन्होंने गणितीय सूत्रों के आधार पर बताया कि ब्लैक होल बन सकते हैं। नोबेल का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया जाएगा और नोबेल के आधे हिस्से में अन्य 2 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा कि जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल हैं और अमेरिका की एंड्रिया गेज अमेरिका की जो एंड्रिया गेज हैं, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जा रहा है वो चौथी महिला हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब इनका जो विषय है जेंजेल और एंड्रिया गेज, इनका जो अध्ययन का विषय है वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल ही किसका था? रोजर पेनरोज का। लेकिन उन्होंने गणितीय सूत्रों के आधार पर बताया कि ब्लैक होल बन सकते हैं और इन्होंने बताया कि अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे के नाम से जानी जाती है, अपनी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। और उन्होंने बताया कि मिल्की वे के केंद्र में एक बहुत भारी भरकम चीज़ है। मिल्की वे के केंद्र में बहुत भारी भरकम चीज़ है। अब तक हमारी समझ यह कहती है कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है, लेकिन ये ब्लैक होल होता क्या है? तो चलो आज बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, हम पृथ्वी की सतह पर टिके हुए हैं, तो ऐसा क्यों? तो जिसका आंसर है ग्रेविटी। हम गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ टिके हुए हैं। तो ऐसे ही जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके केंद्र में भी एक अदृश्य भाग है जो है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश वस्तु से टकराता है और लौट करके वापस हमारी आँखों तक आता है और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। नर्वस सिस्टम की सहायता से ब्रेन तक उसकी इमेज जाती है, तो जब हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशन फोर्स इतना है कि वो आने वाले प्रकाश को भी लौट करके नहीं जाने देता है। यही वजह थी कि मैंने आपको सबसे पहला डायलॉग बोला कि यहाँ आना तो आसान है लेकिन लौट के जाना नामुमकिन है। तो यह डायलॉग ब्लैक होल के लिए है। तो कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब वहाँ से प्रकाश वापस लौट के आएगा, जो कि ब्लैक होल से प्रकाश वापस लौट के नहीं आता है, इसलिए हमें वह ब्लैक दिखाई देता है। वहाँ से कोई प्रकाश वापस नहीं आता और वहाँ हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। वह एक अदृश्य भाग है, वह गैलेक्सी का एक अदृश्य भाग है, एक केंद्र बिंदु है जिसको सेनेटेरियल ए स्टार के नाम से जाना जाता है। तो पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल की बुनियादी ग्रेविटी है। 1915 में
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी सामने रखी। यह ग्रेविटी को समझाने वाली सबसे काबिल थ्योरी साबित हुई। यह थ्योरी गणित की जटिल इक्वेशंस पर आधारित है। दूसरे वैज्ञानिकों ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने आइंस्टीन के समीकरणों से चौंकाने वाले दावे किए। आइंस्टीन साहब की जो भी जटिल इक्वेशंस थे, कौन सी थ्योरी थी उनकी, उन्होंने बुक लिखी थी स्पेशल रिलेटिव थ्योरी, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत एक बुक लिखी थी और एक दूसरी लिखी थी जनरल रिलेटिव थ्योरी। तो जनरल रिलेटिव थ्योरी में गणित के जटिल इक्वेशंस हैं जिनका अध्ययन अन्य साइंटिस्टों ने किया और अन्य साइंटिस्टों ने अध्ययन करके बहुत से चौंकाने वाले दावे किए और उनके आधार पर यदि बहुत सारी ऊर्जा को पदार्थ एक छोटी सी जगह में इकट्ठी हो जाए, उन इक्वेशंसों के आधार पर साइंटिस्टों ने कहा कि यदि पदार्थ और द्रव्य पदार्थ एक ही बात है, तो द्रव्य व ऊर्जा एक ही जगह पर संग्रहित हो जाए, एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, तो वहाँ का घनत्व अनंत हो जाएगा और इस उच्च घनत्व के भाग को सिंगुलरिटी कहते हैं। इस उच्च घनत्व वाले भाग को क्या कहेंगे? सिंगुलरिटी कहेंगे। और इस भाग पर कोई नियम काम नहीं करता, जहाँ तक आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी भी काम नहीं करती है। या आप ये कह सकते हैं जहाँ उच्च घनत्व होने पर, अनंत घनत्व होने पर वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स भी इनफाइनाइटी होगा, अनंत होगा। जब ग्रेविटेशन फोर्स अनंत है तो वहाँ कोई भी नियम कार्य नहीं करता है। सामान्यतः देखा जाए तो प्रकृति के जो भी मूल बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुम्बकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, इनमें सबसे देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर देखा जाए तो काफ़ी दुर्बल है। सभी से कम कहा जाए तो पृथ्वी पर यदि सबसे कम कहा जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन यही सिद्धांत ब्लैक होल के लिए उल्टा है। ब्लैक होल पर सारे नियम फेल हो जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल तो उसके सामने नगण्य है, और कोई भी बल हो, प्रबल नाभिकीय बल क्यों नहीं हो? क्योंकि अब एक बात बताओ, जहाँ से प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आ सकता, ब्लैक होल से प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आ सकता, तो वहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स इतना प्रबल है कि वहाँ कोई भी थ्योरी काम नहीं करती, कोई भी सिद्धांत काम नहीं करते। सभी फिजिक्स के रूल्स वहाँ डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते। तो वो है आपका ब्लैक होल। ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है वहाँ की, जो कि प्रकाश को भी नहीं जाने देती है। तो इसी आधार पर इस प्रकार से उन्होंने चौंकाने वाले बहुत से साइंटिस्टों ने ये दावे किए, जो किए थे आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिव थ्योरी के आधार पर। आप कह सकते हैं उन्होंने, उनकी दो बुक्स हैं, स्पेशल रिलेटिव थ्योरी और जनरल रिलेटिव थ्योरी। तो उन्होंने जनरल रिलेटिव थ्योरी के आधार पर ये चौंकाने वाले दावे किए। तो उस टाइम यदि मैं आपको कहूँ कि जहाँ तक आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी भी काम नहीं करती, तो आइंस्टीन ने ऐसे दावे से इनकार कर दिया जो साइंटिस्टों ने कहा कि वहाँ इस प्रकार से उच्च घनत्व। तो आइंस्टीन साहब ने उस टाइम मना कर दिया। मना इसलिए किया था क्योंकि उनकी थ्योरी वहाँ काम नहीं कर रही थी, चाहे आप ये कह सकते हो। तो उस टाइम आइंस्टीन साहब ने मना कर दिया, तो किसी भी साइंटिस्ट ने इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही निकल के आई कि वहाँ उच्च घनत्व है, जिसकी वजह से वहाँ से प्रकाश भी वापस नहीं आता। लेकिन उस टाइम साइंटिस्टों ने कहा था, जब आइंस्टीन साहब ने ये बात नहीं मानी और उनकी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के आधार पर ही उन्होंने ये मत प्रस्तुत किए थे अन्य साइंटिस्टों ने, जो कि आइंस्टीन साहब ने नहीं माना। लेकिन उस टाइम आइंस्टीन साहब का प्रभुत्व था, तो उनकी बात मान्य होती थी। तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं, आइंस्टीन ने ऐसे दावे से इनकार कर दिया। फिर 1955 में आइंस्टीन की मौत हो गई। जब 1955 में आइंस्टीन साहब डिलीट हो गए, तो उसके बाद में एक दशक बाद रोजर पेनरोस ने यही बात साबित करके दिखाई, वो आइंस्टीन की थ्योरी के दम पर। वही बात रोजर पेनरोस ने फिर से यही बात बता के दिखाई जो पहले उन्होंने कहा था, कि वहाँ उच्च घनत्व या द्रव्य ऊर्जा उच्च घनत्व में एक ही बिंदु पर केंद्रित हैं, जिससे वहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत अधिक है। इसलिए उन्होंने फिर से, जब आइंस्टीन साहब 1955 में गुजर चुके थे, तब उन्होंने उन्हीं की थ्योरी के आधार पर जनरल रिलेटिविटी थ्योरी बुक्स के में जो गणितीय समीकरण दिए थे, उन्हीं के आधार पर रोजर पेनरोस ने ये सिद्ध करके दिखाया। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रोजर पेनरोस ने आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का सहारा लिया और मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि ब्लैक होल बन सकता है, और यह मिलकर काम किया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि
कि रोजर पेनरोज के साथ जो स्टीफन हॉकिंस ने मिलकर के काम किया, ध्यान रखना, स्टीफन हॉकिंस ने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर के इस विषय पर बहुत काम किया था और बहुत ही चौंकाने वाले दावे उन्होंने भी किए थे और उनके सभी दावे आज सही साबित हैं। और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टीफन हॉकिंस के साथ, या आप ये कह सकते स्टीफन हॉकिंस को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम, या आप ये कह सकते हो वैज्ञानिक आज भी यही कहते हैं कि जो भौतिक विज्ञान के प्राइज के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में जो चयन किया गया है वो समिति कुछ लेट हो गई, लेकिन स्टीफन हॉकिंस को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता और 2018 में स्टीफन हॉकिंस की मौत होने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार से वंचित किया गया है और मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। लेकिन ब्लैक होल पर जो अध्ययन करने वाले हैं वो रोजर पेनरोज के साथ साथ स्टीफन हॉकिंस भी हैं, जिनका इसमें विशेष योगदान है। लेकिन 2018 में उनकी मौत होने के बाद उन्हें अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। अब इसी के चलते मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब बात कर लेते हम नोबेल के आधे हिस्से के बारे में जो दिया जा रहा है जेंजेल और एंड्रिया को। अब जो जेंजेल और एंड्रिया को दिया जा रहा है वो उनका अध्ययन का विषय रहता ब्लैक होल, लेकिन उसके साथ साथ तो उन्होंने अध्ययन किया था गैलेक्सी के बारे में। जो हमारी गैलेक्सी है, जो कि मिल्की वे के नाम से जानी जाती है, गैलेक्सी जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, और यूनिवर्स जिसमें एक ऐसी कई सारी गैलेक्सी होती हैं। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे, और उस मिल्की वे के साइड में हमारा सौरमंडल स्थित है। और इसके केंद्र में क्या है, एक अजीब सी जगह, इस जगह का नाम है सैजिटेरियल ए स्टार। ये जो इस गैलेक्सी के केंद्र में जो जगह है उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। यह अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रेनहोल्ड और आंद्रिया ने पता लगाया कि यहाँ क्या है। ये दोनों अलग अलग टीमों में कार्य करते हैं, लेकिन दोनों एक ही विषय पर कार्य कर रहे हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र पर देख रहे हैं कि जिसे सैजिटेरियल ए स्टार कहते हैं। यहाँ से अजीब सी रेडियो वेव्स मिलती हैं, ये दशकों से अदृश्य बनी हुई हैं। आंद्रिया और रेनहार्ड ने बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भारी भरकम चीज़ मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भारी भरकम चीज़ है, सुपरमेसिव ऑब्जेक्ट, जिसका वजन है 40 लाख सूर्यों जितना भारी है, जिसका वजन है 40 लाख सूर्यों के बराबर। या आप कह सकते हो सूर्य हमारी पृथ्वी से लाखों गुना भारी है, तो वह जगह हमारी पृथ्वी से कितनी गुना भारी होगी। तो आंद्रिया और रेनहार्ड ने 30 साल तक गैलेक्सी के केंद्र के आसपास के तारों का अध्ययन किया और उन्होंने इसके माध्यम से कई जटिल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, और इनकी इस मेहनत के लिए इनको नोबेल का आधा हिस्सा दिया जाएगा।